भारत में भ्रष्टाचार ये एक ऐसा विषय है जिस पर रोज ही बात होती है ना। हाँ बिल्कुल, हर तरफ। और अक्सर हम देखते हैं, चाहे राजनीति हो या सरकारी नौकरी, लोग कहते तो हैं कि वो समाज सेवा करने आए हैं। जी, दावा तो यही होता है। पर फिर थोड़े ही टाइम में सामने आते हैं बड़े बड़े घोटाले। तो सवाल उठता है मन में कि क्या ये लोग मतलब पहले से ही गलत इरादे लेकर आते हैं, या फिर यहाँ का जो सिस्टम है, माहौल है, वो उन्हें ऐसा बना देता है। देखिए, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब शायद सीधा नहीं है। हाँ वही। आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में नीयत का खेल है या सिस्टम की मजबूरी। बिल्कुल। कुछ उदाहरणों और तथ्यों से शायद तस्वीर थोड़ी साफ हो। हाँ देखते हैं। चलिए शुरुआत राजनीति से करते हैं। ठीक है। अक्सर ये पैटर्न दिखता है कि चुनाव से पहले नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेवा की कस्में खाते हैं। जी, वादे तो होते ही हैं। पर जीतने के बाद अचानक उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ने लगती है। तो क्या ये सब पहले से सोचा समझा होता है? देखिए, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। कुछ लोग तो शायद वहां सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए ही आते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमारी चुनावी राजनीति जो है वो बहुत खर्चीली हो गई है। अच्छा। फंडिंग का दबाव आता है, पार्टियों की अपनी ज़रूरतें होती हैं, फिर लॉबिंग वगैरह। तो ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा जाल बुन देते हैं कि कई बार नेता चाहते हुए या ना चाहते हुए भ्रष्टाचार की तरफ खिंच जाते हैं। मतलब सिस्टम भी उन्हें धकेलता है। हाँ, काफी हद तक। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये लगभग हर जगह दिखता है। हाँ, जैसे वो बड़े घोटाले हुए थे पहले, कोलगेट, 2G, फिर वो कॉमनवेल्थ गेम्स वाला, उनमें तो हजारों लाखों करोड़ रुपए की बात थी। जी बिल्कुल। वो क्या था, सिर्फ नेताओं का लालच या सिस्टम में ही कोई बड़ी गड़बड़ थी? देखिए, कोलगेट और 2G जैसे जो मामले थे वो दिखाते हैं कि कैसे देश के जो कीमती संसाधन हैं, जैसे कोयला है, स्पेक्ट्रम है, हाँ। उनको बांटने में अगर पारदर्शिता न हो तो कितने बड़े घोटालों का रास्ता खुल सकता है। सही बात है। और कॉमनवेल्थ गेम्स वाला मामला, वो तो सरकारी खर्च में निगरानी और जवाबदेही की जो कमी है उसका एक बड़ा उदाहरण था। तो इनमें निजी लालच तो था ही, जाहिर है, लेकिन साथ ही सिस्टम में जो कमजोरियां थीं उनका भी जमकर फायदा उठाया गया। और अक्सर इसमें नेताओं और अफसरों की मिलीभगत भी सामने आती है। अच्छा, आजकल एक और पैटर्न पे काफी चर्चा हो रही है जी, कि जैसे विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो फिर सत्ताधारी पार्टी में, जैसे अभी बीजेपी में, शामिल हो जाते हैं। हाँ, वो वॉशिंग मशीन वाली थियरी जो चल रही है। हाँ बिल्कुल वही। और फिर कहा जाता है कि उनके खिलाफ जांच एकदम धीमी पड़ जाती है या रुकी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, ये आरोप गंभीर हैं और इस पर बहस भी खूब होती है। कुछ आंकड़े ये दिखाते हैं कि हाँ, 2014 के बाद ऐसे करीब 25 बड़े विपक्षी नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। अच्छा। वो बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से करीब 23 के मामलों में जांच या तो धीमी हो गई या लगभग रुक सी गई। ओह। अजीत पवार, शुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। विपक्ष जाहिर ऐसे मुद्दा बनाता है। हाँ। दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है वो इन आरोपों को नकारती है। वो कहते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है और वो पिछली सरकारों के घोटालों की याद दिलाते हैं। सच शायद ये है कि आरोप तो दोनों तरफ के नेताओं पर लगते रहते हैं, पर सवाल ये उठता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई कब तेज होती है, कब धीमी होती है, किसके खिलाफ होती है। हाँ, टाइमिंग पे सवाल उठते हैं। बिल्कुल, टाइमिंग और पैटर्न पे सवाल उठते हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता पर एक शक सा पैदा होता है और आम नागरिक बेचारा इसी बहस में उलझ जाता है कि कौन ज्यादा भ्रष्ट है। सही कहा। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन जो दूसरा पहिया है सत्ता का, सिविल सेवा, यानी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, क्या वहां स्थिति बेहतर है? वो भी तो देश सेवा का जज्बा लेकर ही आते हैं ना। आते तो हैं, लेकिन सिविल सेवा में मुझे लगता है शायद सिस्टम का दबाव ज्यादा हावी है। अच्छा, कैसे? जो निचले स्तर पर एक लेन देन की संस्कृति बन गई है कई जगहों पर, वो धीरे धीरे ऊपर तक फैल जाती है। ओह। जैसे गुजरात के पूर्व आईएएस प्रदीप शर्मा का मामला था, या यूपी की पूर्व आईएएस नीरा यादव का, या भी हाल में आईएएस अभिषेक प्रकाश पर जो आरोप लगे। ये सब दिखाते हैं कि दिक्कतें तो वहां भी गहरी हैं। मतलब सिर्फ रिश्वत ही नहीं, और भी तरह के दबाव होते होंगे। हाँ बिल्कुल, कई बार राजनीतिक दबाव भी होता है, किसी गलत काम को करने का या सही काम को ना करने का। पर क्या सभी अधिकारी इस दबाव में आ जाते हैं? कुछ तो ईमानदार रहते होंगे ना, जो सिस्टम से लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल रहते हैं, और ऐसे अधिकारियों की हमें कदर करनी चाहिए। अशोक हेमका जैसे अधिकारी हैं जिनका नाम सब जानते हैं। हाँ, उनके तो बहुत ट्रांसफर हुए। दर्जनों ट्रांसफर हुए। उन्हें अपनी ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी, पर वो अड़े रहे।
तो व्यक्तिगत हिम्मत, ज़मीर, ये भी बहुत मायने रखता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत से ईमानदार अधिकारी भी सिस्टम में बने रहने के लिए एक दबाव महसूस करते हैं। एक अफसर ने खुद बताया था कि कैसे सीनियर्स उन पर सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए दबाव डालते हैं। ओह, तो यहाँ भी वही बात आ जाती है, नियत और सिस्टम दोनों का रोल है। मतलब ये भ्रष्टाचार तो लगता है हर तरफ फैला हुआ है। शायद इसीलिए वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग है, हाँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, हाँ, उसमें भारत नीचे आ गया। 2015 में शायद 76 पर थे और अब 2024 में 96 पर। जी बिल्कुल। ये रैंकिंग चिंता की बात है और ये दिखाती है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। असल में चुनौतियां बहुत हैं। क्या है मुख्य चुनौतियां? एक तो जैसा हमने कहा, भ्रष्टाचार सिस्टम में जैसे रचबस गया है। राजनीति, नौकरशाही, कहीं-कहीं न्यायपालिका पर भी सवाल उठते हैं। दूसरा, समाज में भी एक हद तक इसे स्वीकार कर लिया गया है, वो चलता है वाला एटीट्यूड। हाँ, कि थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। बिल्कुल। तीसरा, कानून लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं वो उतनी मजबूत या स्वतंत्र नहीं है। कई बार लोकपाल जैसी संस्था बनी, पर वो कितनी असरदार हो पाई, इस पर सवाल हैं। फिर काले धन जैसे आर्थिक पहलू हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे जड़ से खत्म करने के लिए जो एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, हाँ, वो कहाँ है? खासकर चुनावी चंदे जैसे मुद्दों पर, वो अक्सर कमजोर दिखती है या गायब ही दिखती है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें निजी लालच और सिस्टम की खामियां दोनों एक दूसरे को खाद पानी दे रहे हैं, और इसे तोड़ना वाकई बहुत बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। और इसका असर सिर्फ सरकारी खजाने पर नहीं पड़ता, ये देश की अर्थव्यवस्था को धीमा करता है, सामाजिक बराबरी को चोट पहुंचाता है, गरीबों को उनके हक से दूर रखता है और लोगों का सिस्टम पर से भरोसा तोड़ता है। तो समाधान क्या है? कुछ हो भी सकता है? समाधान के लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है, जैसे AI से निगरानी, स्कूलों कॉलेजों में नैतिक शिक्षा पर जोर देना होगा, और सबसे जरूरी है राजनीतिक सुधार, खासकर चुनावी फंडिंग में पूरी पारदर्शिता लाना। पर इन सब उपायों से भी ऊपर जो सबसे जरूरी चीज है वो है शीर्ष पर बैठे लोगों की अपनी ईमानदारी और इसे खत्म करने का एक पक्का इरादा। जब तक वो नहीं होगा तब तक शायद कुछ खास बदलेगा नहीं। यहाँ एक बात मेरे मन में आ रही है जी। अगर इतने स्कैंडल, इतने भ्रष्टाचार के बावजूद देश ने फिर भी पिछले कुछ दशकों में तरक्की की है, हाँ, की तो है। तो सोचिए, अगर हमारा सिस्टम थोड़ा सा भी और साफ सुथरा होता, थोड़ा कम भ्रष्ट होता, तो हम आज कहाँ होते? हमारी तरक्की की रफ्तार कितनी तेज होती? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। शायद इसी सवाल पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।